तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो आपको पता ही होगा बच्चों, इस सब्जेक्ट का हम लोग सैंपल पेपर्स का सीरीज चला रहे हैं और उसी सीरीज में ये हमारा 13वां पेपर है। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका क्लास 12th का, उसका 13वां पेपर देखने वाले हैं टर्म 2 के लिए। जी हाँ बच्चों, आपको पता होगा कि 24 तारीख को आपका एग्जाम होना है, 24 मई को, 24 मई 2022। अब 24 मई 2022 बोले तो कल ही है आपका 24 मई 2022, आज 23 तारीख है। ठीक है, तो जो कल आपका पेपर होने वाला है टर्म 2 का पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा इसी के लिए हम लोग मतलब एक सीरीज ही लाए हैं, पूरी तरह से समझ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट आपका पेपर समझ सकते हैं इसको, या सैंपल पेपर समझ लीजिए, या इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं ना, जो आपका टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 12 पेपर मैंने ऑलरेडी आपके करवा दिए हैं टर्म 2 के। तो उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप खोलेंगे ना, तो वहां पर शो कर जाएगा आपको, वहां से भी देख सकते हैं। चैनल का जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने अलग से आप मतलब प्लेलिस्ट तो बनाई रखी है, कम्युनिटी टैब खोलेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग 13वां पेपर कवर करने वाले हैं। और मैप की वीडियो जो है, आपकी मैप की वीडियो आज ही आएगी, जिसके अंदर पूरा सिलेबस जो है आपका टर्म 2 का पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जितने भी मैप बनते हैं वो सारा मैप हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ देखिए, हिंदी में इसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसका जो पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका। अधिकतम अंक जो है 40 है, 40 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। अगर ऊपर चले तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर सीरीज वगैरह लिखी हुई रहेगी, यहाँ पर सेट लिखा हुआ रहेगा। ये जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ये सेट 2 है बेसिकली। जो आपको पेपर मिलेगा वो सेट 1, 2, 3 या फिर 4, इन चारों सेट में से कोई एक सेट आपको मिलेगा। ये चारों सेट हमने 2 से 3 बारी कंप्लीट करवा दिए हैं और वापस से हम लोग दोबारा से करवा रहे हैं। ठीक है, आपका बेसिकली सीरीज बदलता है, सेट 1 से लेकर 4 तक ही रहता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चले तो सेट 2 है आपका, ये कोड नंबर इस तरह से लिखा हुआ रहता है। आगे चलते हैं अब हम लोग सीधा, हम लोग नीचे चले तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नोट करके कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि इस पेपर के अंदर 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वगैरह वगैरह। और नीचे चले तो सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। कि ये जो पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर आएगा, ये पेपर होगा 3 सेक्शन के अंदर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा आपका। जो सेक्शन ए होगा इसमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर वाले। ठीक है, और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है इनका आंसर आपको देना है 50 शब्दों के अंदर। ठीक है, 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो इसमें 3 प्रश्न यानी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4-4 नंबर वाले। ठीक है, 4 मार्क्स वाले। और ये जो आपका 4 नंबर वाले क्वेश्चन है इनका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है कम से कम। और उसके आगे अगर हम बात करें तो मैप वाले जो क्वेश्चंस होंगे, मानचित्र वाले जो प्रश्न होंगे, उनके अलग से आपको निर्देश दिया होगा, उनके लिए अलग से कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दिया होगा कि मैप वाला क्वेश्चन कैसे करना है आपको। उसके बाद आगे चले तो हमारा जो सेक्शन सी है उसमें आपका टोटल 6 नंबर का 2 क्वेश्चन होगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6-6 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस और 170 शब्दों में आपको आंसर देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस का। यही चीज अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसको जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट अब अपने पेपर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या पूछ रहा है हमसे कि आसियान की स्थापना क्यों की गई है। देखिए, कोई भी काम होता है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका कल टर्म 2 का पेपर होने वाला है, टर्म 2 का पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का। तो उसके लिए देख रहे हैं ताकि उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो उसी प्रकार से आसियान नाम का ये जो संगठन बनाया गया, ये क्यों बनाया गया, क्या कारण था भाई, क्यों बनाया गया। तो देखिए, आसियान की स्थापना के कारण, पहला कि इसके जो मेंबर कंट्री है यानी कि इसके सदस्य देश है, उनका आर्थिक विकास जो है ना उसको तेज किया जा सके। दूसरा, उन सदस्य देशों का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो सके।
ठीक है, ये दो कारण लिख सकते हैं। तीसरा है कि उन सदस्य देशों के अंदर क्षेत्रीय लेवल पे शांति देखने को मिले, पीस देखने को मिले बोले तो। ठीक है, तो ये दो तीन कारण है जिस कारण से आसियान नाम का जो संगठन है इसकी स्थापना की गई थी। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अथवा में चॉइस में क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे कि अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो नीचे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। तो चलिए इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। इसके अथवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और रूस के मैत्री संबंध जो है ना उनकी विशेषताएं बतानी है। जो इंडिया एंड जो आपका रशिया है उसकी जो कह सकते हैं फ्रेंडशिप है ना, उसका आपको फीचर्स बताना है, एक तरह से विशेषताएं बतानी है। तो अगर हम लोग दोनों की विशेषताओं की बात करें जो संबंध है उसके, तो देखिए भारत की नाभिकीय ऊर्जा आवश्यकताओं और अंतरिक्ष उद्योग से संबंधित शोध कार्य हेतु रूस द्वारा प्रदत्त सहयोग देखने को मिलता है। यानी कि चाहे हमारा जो नाभिकीय ऊर्जा हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष उद्योग हो या फिर कोई रिसर्च कर रहे हो हम लोग, उसके अंदर रूस बढ़ चढ़ करके हमारी मदद करता है। तो एक ये लिख सकते हैं। अगला है भारत की सैन्य शक्ति के लिए बहुत से हथियार रूस से प्राप्त किए जाता है। भारत की जो सैन्य शक्ति है उसमें अगर हम बात करें तो S-400 मिसाइल, आपने बहुत नाम सुना होगा, S-400 मिसाइल जो है वो भी रूस ने ही हमें दिया है। तो इस हद से जो भारत का जो कह सकते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स होता है, डिफेंस के लिए जो चीजें होती है वो भी रशिया से हमें मिलती है। और देखा जाए तो जब से यूएसएसआर है तब से ही हमारा जो है सो कि संबंध अच्छा रहा है। 1991 में आपका यूएसएसआर जो है उसका विघटन हो गया और जो हमारा रूस का मतलब यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन बना, वो रूस बना बच्चों। और रूस से भी हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 नंबर में इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमसे कि विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद से क्या अभिप्राय है। यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पे कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड जो इस्लामिक टेररिज्म है उससे क्या अभिप्राय है, क्या हम समझते हैं। तो देखिए विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामी देशों द्वारा इस्लामी संगठनों वित्तीय सहायता देकर अपनाए गए खतरे के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो इस्लामिक देश है ना वो इस्लामिक संगठनों को पैसा देता है, और इस्लामिक संगठन क्या होता है करते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं आतंकवाद बढ़ता है। इसे को ही हम लोग विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय संस्कृति पर वैलेंटाइन दिवस के प्रभाव का आकलन आपको करना है। देखिए जो वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को आता है, जहां तक मुझे पता है 14 फेब को आता है। ठीक है, तो इस दिन मतलब इस दिन को लेकर के या वैलेंटाइन दिवस को लेकर के पूरा वैलेंटाइन वीक ही चलता है आपका। तो भारतीय संस्कृति जो हमारा इंडियन कल्चर है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो देखिए इस दिन क्या होता है ना, प्रपोजल चलता है, निब्बा निब्बी टाइप का मतलब होता है ना कि ये प्रपोज कर दिया। ये वैलेंटाइन वीक में आपका चॉकलेट डे आता है, टेडी डे आता है, पता नहीं क्या क्या डे आता है। ठीक है, हमारे तो समझ से भी परे है। खैर तो ये है, तो इससे भारतीय संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिला है हमें वो बताना है। तो देखिए बहुत खराब प्रभाव देखने को मिला, भारत में इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। देखिए वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति में सम्मानजनक नहीं माना जाता है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों ने भारतीय जो हमारा ये संस्कृति है इस पर ये माना है कि हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत हद तक ये प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। जो वैलेंटाइन डे होता है ना, इसका भारत के अंदर हर समाज का हर तबका इसकी आलोचना करता है, और करना भी चाहिए यार। ये मतलब ठीक चीज नहीं है आपका, इसको गलत वे में ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे इंग्लिश में, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कब तक साथ रहे थे, एक साथ रहे थे, एक देश के रूप में इकट्ठे रहे थे, और श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा देखने को मिलता है। तो देखिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बोल तो बांग्लादेश वाली बात कर रहा है। तो 1971 तक, 1947 से जब तक पाकिस्तान आजाद हुआ था और 1971 तक
इतने टाइम तक दोनों जो है देश साथ में रहे थे और उसके बाद जो है सो कि अलग हो गए। पहले तो दोनों एक ही थे, दोनों एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, लेकिन फिर 1971 में आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। तब तक ये लोग साथ रहे थे। और जो श्रीलंका की राजनीति है उस पर सिंघली समुदाय जो है उसका दबदबा देखने को मिलता है, क्योंकि सिंघली वहां पर बहुसंख्यक है और जो आपका तमिल लोग है वो अल्पसंख्यक है, कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से आगे चले तो यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आजादी के समय तक कांग्रेस एक व्यापक आधार वाला सामाजिक गठबंधन था। तो देखिए इसमें क्या था, कांग्रेस के अंदर अगर हम बात करें पहले के टाइम पे तो इसमें धनी लोग भी आते थे, अमीर अमीर लोग भी आते थे, निर्धन यानी गरीब लोग भी आते थे, शहरी लोग भी आते थे, गांव के लोग भी आते थे। ठीक है, सारे लोग इसके अंदर थे। और मजदूर और उद्योगपति जो होते हैं ना, इसके साथ साथ विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले नेता भी शामिल थे। तो इन्हीं आधारों पर हम लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है ना, आजादी के समय तक कांग्रेस एक व्यापक आधार वाला सामाजिक जो गठबंधन था। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोले तो ईवीएम द्वारा मतदान किन दो तरीकों से मत पत्रों जो है कि द्वारा मतदान करने के मतलब मतदान से बेहतर है। कहने का मतलब यह है कि ईवीएम से जो हम लोग वोटिंग करते हैं ना, तो वो कैसे बेहतर है। जो पहले हम लोग एक मत पेटी होती थी, मतलब वोट डालने के लिए एक पेटी होता था जिसमें आप लोग अपना लिफाफा लेके जाते थे और जो आपका जिसको वोट देना है उसका चुनाव चिन्ह होता था या फिर उस पर मुहर मार के उसमें रख देते थे उस डिब्बे में, और वही बाद में गिनती किया जाता था। तो उससे कैसे बेहतर है आपका ये वोटिंग मशीन। तो उससे बेहतर ऐसे है कि इसमें क्या होता है ना, ईवीएम में इस पर काम करना और इसे लाना और ले जाना बहुत आसान है। ईवीएम को लाना और ले जाना बहुत इजी पड़ता है और इस पे काम करना भी बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि वोटों की गिनती जो है इससे तेज गति से की जा सकती है। वोटों की जो गिनती है कि कितने वोट किस पार्टी को मिले, बहुत तेजी से गिना जा सकता है, क्योंकि मशीन है यार, मशीन को थोड़ी ना ज्यादा थकता उगता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा कि ईवीएम कैसे बेहतर है आपका जो पहले वोटिंग होता था उससे, तो फार बेटर है आप कह सकते हैं। इस तरह से इंग्लिश में आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन को सही करके आपको लिखना है। तो कथन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कह सकते हैं नवंबर 1971 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध आरंभ हो गया था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश बोले तो जो बांग्लादेश को आजाद कराने को लेकर के जो आपका पाकिस्तान था उससे, लेकिन ये गलत है, आपका दिसंबर में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1971 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसको सही करके लिख सकते हैं। वही करेक्ट करना है आपको जो स्टेटमेंट है और दोबारा से रीराइट करना है आपको अपने आंसर शीट में। तो इस तरह से आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स पढ़ते रहिएगा और क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन कि ऐसे किन्हीं दो बातों का उल्लेख कीजिए जो 1971 में नई कांग्रेस के पास तो थी परंतु उसके बड़े विपक्षियों के पास उनका अभाव था। आपको पता है पहले कांग्रेस एक था, ठीक है, फिर कांग्रेस के अंदर विभाजन देखने को मिला, कांग्रेस आर निकल करके आई और कांग्रेस ओ निकल करके आए। कांग्रेस आर बोलते तो इंदिरा गांधी वाला और ओ जो है हमारा जो प्रभावशाली नेता थे उनका। ठीक है, तो कांग्रेस जो नई कांग्रेस बनी थी उसके पास क्या क्या थी चीजें। तो देखिए नई कांग्रेस के पास जो चीजें थी वो एक मुद्दा था और एक एजेंडा था, सकारात्मक नारा था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अब हम लोग आ गए हैं अनुभाग बी बोले तो सेक्शन बी के अंदर, जिसमें आपसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि भारत के लोगों पर वैश्वीकरण के किन्हीं 4 नकारात्मक परिणामों को उजागर करना है हमें। यानी कि जो नेगेटिव चीजें क्या क्या देखने को मिली है भारत के लोगों पर जो ये वैश्वीकरण आया, ग्लोबलाइजेशन आया उसका। तो ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम ऐसे लिख सकते हैं कि किसानों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बीज खरीदने के बाद
फसल बर्बाद होने पर भारी क्षति होती है। यानी कि जो किसान लोग होते हैं ना, जो फार्मर लोग होते हैं, ये क्या करते हैं कि बाहर की कंपनियों से बीज खरीदते हैं ताकि वो बीज बो करके अपनी फसल को उगा सके, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर वो बीज बोते हैं और वो चाइनीज बीज है मान लीजिए, और वो सड़ गल जाता है और फसल नहीं उगता है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैश्वीकरण के आने से हुआ है। अगला है, छोटे दुकानदारों के लिए आजीविका का संकट आन पड़ा है। जैसे कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ये एक एरिया है आपका, इस एरिया में छोटे छोटे आप कह लीजिए 3-4 परचून की दुकान है, 5 परचून की दुकान है आपका। लेकिन यहाँ पर आप मान लीजिए 100 लोग खरीदने वाले हैं और इन परचून की दुकान से वो सामान खरीदते हैं, तेल, चीनी, नमक, जो भी दूध, ब्रेड वगैरह, अंडा वगैरह खरीदते हैं इन दुकानों से, ठीक है। 100 लोग हैं और इनके पास खरीदने की शक्ति भी है, ठीक है। तो ये भारत के अंदर थे, और अब क्या हुआ कि अब बाहर की कंपनी आने लगी वैश्वीकरण के कारण। तो बाहर की कंपनी देखी कि अरे यहाँ पर 100 लोग हैं, ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मॉल खोल देता हूँ। 100 लोगों के लिए कभी मॉल नहीं खुलता, मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक बड़ा सा मॉल खोल देगा, बाहर का यूएसए का कोई कंपनी आएगा मान लीजिए, और वो एक बड़ा सा मॉल खोल देगा जिसके अंदर सारी जो इसेंशियल चीजें वो आपको नॉन इसेंशियल चीजें भी मिलने लगेंगी, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, इनका कस्टमर बेस खत्म हो जाएगा, सारे ये 100 कस्टमर किसके पास चले गए, ये मॉल के अंदर चले गए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो छोटे दुकानदार है ना, उनकी आजीविका का संकट खड़ा आ जाता है कि वो अपनी दुकान कैसे चलाएंगे, और दुकान नहीं चलेगी तो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो एक ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला है, भारत तथा अन्य देशों में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे भारत की बात कर लीजिए या अन्य देशों की बात कर लीजिए, वहां पर बाहर की जो संस्कृति है, जैसे यूएसए वगैरह की जो संस्कृति है ना, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। आज लोग जीन्स, नीली जीन्स पहनना पसंद करते हैं, लड़कियां भी जो है सो कि ट्रेडिशनल साड़ी वगैरह को छोड़ करके सूट या फिर जीन्स वगैरह पहनना पसंद करती है। तो ये बाहर की संस्कृति और सभ्यता है जिसको हम लोग अपनाते जा रहे हैं। खाने पीने में चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, इनको खाते हैं, हम ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ की सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है। आगे चलिए, भारत की अनेक कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है, कंपटीशन नहीं कर पाती है। जैसे कि पहले आपको याद होगा कि पहले क्या होता था, आपको माइक्रोमैक्स का फोन देखने को मिलता था इस तरह से, तो माइक्रोमैक्स का फोन बहुत बिकता था। फिर बाहर की कंपनी आई, बाहर का एमआई आ गया आपका, ठीक है, वीवो आ गया आपका, वीवो करके आ गया, ओप्पो आ गया आपका, ओप्पो वाला कंपनी, ये सब चाइनीज कंपनी आ गई। तो इससे ये माइक्रोमैक्स प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, तो क्या हो गया, ये और आपका पीछे हो गया, ठीक है। तो ये भी एक नकारात्मक परिणाम में ही आप लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से भारत के अंदर वैश्वीकरण के क्या 4 नकारात्मक परिणाम निकल कर के आए हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। और आंसर जो आपको लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से लेकर अब तक मतदान के तरीके कैसे बदलते रहे हैं, उसका आपको कारण स्पष्ट करना है। देखिए, पहले मतदान कैसे होता था और अब मतदान कैसे हो रहा है, वोटिंग कैसे हो रहा है, उसके ऊपर आपको बताना है। तो देखिए, 1952 में प्रथम साधारण जो चुनाव हुआ था, नॉर्मल जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें मत पेटी होता था। मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था, एक मत पेटी होता था, इस टाइप से आप देखेंगे तो इस टाइप से एक मत पेटी होता था। इसमें क्या होता था ना, आपको एक पर्ची मिलेगा, उस पर्ची में उस जो भी पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह होगा। क्या होगा, चुनाव चिन्ह होगा उसका, ठीक है, चुनाव चिन्ह होगा। जैसे कि पेड़ है एक, ये पेड़ एक चुनाव चिन्ह है, तो ये पेड़ चुनाव चिन्ह इस पर्ची के अंदर होगा। इस पर्ची के अंदर आप इस पर्ची को लेंगे और इस पेटी में डालेंगे, और यही वोटिंग बाद में मतलब ये सारा पेटी के अंदर जितना भी वोट इकट्ठा हुआ होगा, जितना पर्ची इकट्ठा हुआ होगा, इसको गिना जाएगा बाद में चल के, और इसी से आपका रिजल्ट निकलेगा। तो इसी तरह से पहले क्या होता था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या होता था, जो उसके बाद 2 आम चुनाव के बाद इस तरीके को बदल दिया गया। अब मत पत्र पर प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह भी अंकित किए जाने लगा। यानी कि जो मत पत्र होता है आपका, जो पर्ची होता है ना, उसके ऊपर आपका क्या हो गया, चुनाव चिन्ह भी लाने लग गए, और जो कैंडिडेट है उसका भी, कैंडिडेट का नाम भी यहाँ पर लिखने लग गए, ठीक है। और मतदाता को मत पत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने मुहर लगाकर जो है सो कि मत पेटी में डालना होता था। यानी कि आपको एक पर्ची मिलेगा, उसमें बहुत सारे उम्मीदवारों का और जो है सो कि पार्टियों का चिन्ह होगा, आपको वहां पर मुहर मारना है जिसको भी आपको जिताना है, और उसको फोल्ड करके दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से पहले वोटिंग होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1990 का टाइम आने लगा। 1990 के दशक से चुनाव आयोग ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का प्रयोग करने लगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और वर्तमान समय तक भी ईवीएम ही हम लोग इस्तेमाल
करते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। और यही क्वेश्चन आपको अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको आंसर अपना लिखते चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, ये मैप वाला होगा। यहाँ पर देखिए इसमें बोल रखा है कि हमने आपको मैप दिया है दक्षिण एशिया का, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मैप में कि एक महत्वपूर्ण देश परंतु उसे दक्षिण एशिया का भाग नहीं समझा जाता है, कौन सा वो देश है? एन इम्पॉर्टेंट कंट्री बट नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण देश की बात कर रहा है वो चीन है, लेकिन इसको दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता है। तो पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, और संबंधित अक्षर मैप के अंदर बी था, और जो आंसर है आपका वो चीन है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस देश जो है इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही है काफी हद तक, ठीक है। ये जो देश है, यहाँ पर देखिए दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। द डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली इन दिस कंट्री। दक्षिण एशिया के किस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सफल रही है? तो इसका उत्तर है ये डी वाला, श्रीलंका, ठीक है। तो दूसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, श्रीलंका। आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे का डी संबंधित अक्षर है और श्रीलंका यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि इस देश में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के शासन रहे हैं। सैनिक शासन भी रहा है और असैनिक शासन भी देखने को मिला है। देयर हैव बीन बोथ मिलिट्री एंड सिविलियंस रूल्स इन दिस कंट्री। तो वो है आपका बांग्लादेश। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा, ये रहा आपका बांग्लादेश, ठीक है, ई में है आपका। तो ये तीसरे का जो आंसर हो जाएगा ये बांग्लादेश हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसका संबंधित अक्षर ई है और आंसर है हमारा बांग्लादेश। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, वह देश जहां संवैधानिक राजतंत्र रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा, द कंट्री वेयर देयर हैज बीन अ कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से वो कौन सा देश है आपका बच्चों? वो ए हो जाएगा आपका, नेपाल, ठीक है। तो ये हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा इस तरह से मैप में। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन है आपका, संबंधित अक्षर ए है और आंसर हो जाएगा नेपाल। तो इस तरह से हमारा मैप वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आगे देखिए बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन जो आपका सी होता है उसके अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग सी भी बोलते हैं। सेक्शन सी में आपसे बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए समझते हैं सेक्शन सी में किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। एक बच्चा मेरे से इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी कर रहा था कि सर एक बार बताइए कि आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नकारात्मक संबंध है उसके बारे में तो बहुत कुछ बताया, लेकिन संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है इसके ऊपर आपने नहीं बताया। तो चलिए समझते हैं कैसे संबंधों को सुधार सकते हैं। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के लिए उपाय आपको सुझाने हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग संबंधों को सुधार सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए हम लोग इस तरह सुधार सकते हैं। पहला कि लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा दिया जा सकता है। जो दोनों देशों के जो लोग हैं उनके बीच में आपसी जो सहयोग है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, संबंधों को बढ़ा सकते हैं, व्यापार को प्रोत्साहित कर सकते हैं हम लोग। यानी कि मान लीजिए भारत के अंदर रामनवमी, दुर्गा पूजा, ठीक है, होली वगैरह, दीपावली वगैरह मनाई जाती है, तो वो उन कंट्रीज में यानी कि पाकिस्तान में भी मनाई जा सकती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है वो और आगे बढ़ेगी और दोनों देशों के जो संबंध है वो और बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि भारत में आप ईद वगैरह देखते हैं, ईद वगैरह मनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कि विवाद के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ताएं की जानी चाहिए। यानी कि कोई भी विवाद हो ना तो उस चीज को सुलझाने के लिए वार्ता की जानी चाहिए, बातचीत करके विवादों को सुलझाया जाना चाहिए। अगला है वीजा अधिक स्वतंत्रता के साथ दिए जाने चाहिए। यानी कि जो वीजा दिया जाता है, आपको पता है अगर आपको पाकिस्तान में जाना है तो वीजा लेना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान वालों को भारत में आना है तो वीजा लेना पड़ेगा। तो वीजा जो देना चाहिए ना, इजीली दे देना चाहिए, ज्यादा दिक्कत समस्या पैदा नहीं करना चाहिए वीजा देने में। अगला है युद्ध के खतरे को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय किए जाने चाहिए। ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि दोनों देशों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो, ऐसे काम करने चाहिए। अगला है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रमुख हस्तियों को मैत्रीपूर्ण माहौल बनाने में सहयोग करना चाहिए। यानी कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो आप कह सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट है या फिर जो फेमस सेलिब्रिटीज वगैरह है, तो उन सबको ऐसी बातें बोलनी चाहिए, ऐसा काम करने चाहिए कि जो दोनों देश है उनका जो संबंध है वो सुधर सके,
ठीक है। तो उसके बाद आगे आप लिख सकते हैं अगला कि बेहतर परिवहन और संवाद को विकसित करने के लिए दो देशों के बीच में बस या रेल के अधिक मार्गों को खोला जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा परिवहन होगा तो इससे और भी ज्यादा हम लोग अपनी रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से पूछेगा आपसे, और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों वो इस तरह से लिखना है कि क्या हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि दोनों देशों का जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, दोनों देशों के संबंध सुधारने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1989 से भारत में बनने वाली गठबंधन की सरकारों के लाभों का आकलन करना है आपको। यानी कि 1989 के बाद देखा जाए तो भारत के अंदर गठबंधन वाली सरकारें रही हैं, तो इसका क्या लाभ देखने को मिला है। तो उत्तर है गठबंधन की सरकारों का लाभ किसी पार्टी द्वारा स्पष्ट बहुमत ना पाने की स्थिति में एक विकल्प प्रदान करता है ये। ठीक है, यानी कि अगर देखिए देश के अंदर एक गवर्नमेंट तो चाहिए ना भाई देश को चलाने के लिए, तो मान लीजिए अगर वोट हुआ और किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या हो सकता है, सारी जो मिल करके अपना गठबंधन बना ले पार्टी मिल करके, तो ये एक अच्छा विकल्प भी माना जा सकता है। अगला है विविध विचारों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, यानी कि अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग जो है एक पार्टी के अंदर मिलते हैं, यानी कि अपना एक सरकार बनाते हैं जिससे कि अलग अलग विचारधारा इससे आगे बढ़ती है या विचार आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षेत्रीय नेताओं तथा दलों को केंद्र सरकार में आने का अवसर प्राप्त होता है। जो रीजनल लेवल के जो लीडर्स है, जो पार्टी है, वो केंद्र सेंट्रल लेवल पे यानी कि पूरे देश के स्तर पर जाकर के अपना काम कर सकती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखिए कुछ और बातें यहाँ पर बता रखा है, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, इस तरह से आपको 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये रहा, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये था आपका जो है सो कि 12वें क्वेश्चन का अथवा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन में कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली किन्हीं 4 उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो ध्यान से समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में क्या सहायक परिस्थितियां थी उस टाइम पे। इंदिरा गांधी लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक तो पुत्री थी, जवाहर नेहरू जी की बेटी थी ये, तो इसीलिए इनको चुना गया। अगला है वह 1958 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गई थी। ठीक है, एक ये भी कारण है कि इनको जो है सो चुना गया प्रधानमंत्री के पद के लिए। अगला है वो 1964 से 66 में शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री रह चुकी थी। जो शास्त्री जी का मंत्रिमंडल था ना, अपना पूरा कैबिनेट था, उसके अंदर वो सूचना मंत्री जो इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर होता है ना, वो रह चुकी थी ऑलरेडी। तो ये सारे कारण लिख सकते हैं जिस कारण से उनको प्रधानमंत्री का पद मिल गया। आगे चलते हैं, देखिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रिय बनाने वाले क्या क्या चीजें थी। देखिए उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि भाई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। उस टाइम पे गरीबी बहुत थी देश में, तो लोगों ने देखा अरे एक ऐसा भी नेता आया है जो गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसी को नेता को चुन लो। अगला है उसने सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि पर ध्यान दिया, यानी कि निजीकरण पे कम ध्यान दिया इंदिरा गांधी जी ने और सार्वजनिक क्षेत्रों पे ज्यादा ध्यान दिया। इसी तरह से कुछ चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रिवी पर्स वगैरह समाप्त किया था। 1971 में हमने जीता था युद्ध। 1974 में पहली बार हमने परमाणु परीक्षण करने का प्रयास किया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, और जो आपको आंसर लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, डॉटर थी वो, ये वगैरह वगैरह जो चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर और चीजें थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि अगर आपको ऊपर वाला एक क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों, जो ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए समझते हैं इसके अथवा में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान से समझिए बच्चों। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 1979 में जनता सरकार के पतन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए जनता सरकार, ये जनता पार्टी क्यों उसका पतन हो गया, क्योंकि देखिए लकीली तो वो लोग कह सकते हैं पावर में आ गए थे, क्योंकि आपातकाल लगा हुआ था। तो आपातकाल के बाद जैसे आपातकाल हटा, लोगों का गुस्सा था, तो उनको एक अल्टरनेटिव चाहिए था सत्ता के अंदर, तो ये लोग आ गए। लेकिन वो अगर काम करते ना तो सस्टेन कर पाते,
इन लोगों ने काम ही नहीं किया जनता पार्टी ने। देखिए ध्यान से समझिए, 1979 में जनता पार्टी के पतन के लिए उत्तरदायी कारक देखिए, आंतरिक विवादों के कारण जनता पार्टी एकजुट नहीं रह सकी। जो जनता पार्टी थी ना वो एकजुट नहीं रह सकी, एक नहीं रह सकी, टूट गई वो, क्योंकि उसके अंदर इंटरनली इश्यूज चल रहे थे। अगला है, इसमें नेतृत्व और दिशा की कमी थी। इसके अंदर कोई लीडर परफेक्टली नहीं था और जो उनके एक डायरेक्शन दे सके ऐसा कोई भी नहीं था। इसके अंदर कोई साझा कार्यक्रम नहीं चलाया इन्होंने, ठीक है। यह सरकार, कांग्रेस सरकार की नीतियों में कोई मूल अंतर नहीं ला पाई। जो कांग्रेस ने जो चीजें चला रखी थी, जो कानून वगैरह चला रखे थे, जो नीतियां बना रखी थी, उसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं ला पाए, ठीक है। और जनता पार्टी का विघटन हो गया और सरकार गिर गई। तो ये इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। और यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का आंसर है। तो इसी तरह से हमारा ये जो पॉलिटिकल का पेपर नंबर 13 था ये भी समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए। हमारे जो प्रैक्टिस पेपर नंबर 13 था ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नया आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको इस तरह का एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी आपके टर्म 2 से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।